चलिए भाई आ जाइए सभी लोग फटाफट से। यहाँ हमने अपनी क्लास को खत्म किया था। मैं एक बार मार्कर ले लेती हूँ। यस, हियर इट इज। तो यहाँ पे हमने विद हम पढ़ रहे थे, ठीक है, और हमने यहाँ पे अपनी क्लास को एंड किया था। ये मैंने आप लोगों की जो पीडीएफ है उसको सेव कर दिया है। आई थिंक एक बार चेक कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, ये आप लोगों की सेव हो चुकी है। मैं इसको क्लियर कर देती हूँ एक बार, ताकि नेक्स्ट पीपीटी आराम से सेव हो सके। चलिए, तो हमने बाय पढ़ लिया, विद पढ़ लिया, बिसाइड पढ़ लिया, बिसाइड्स पढ़ लिया, ठीक है। ये सारी प्रेपोजिशंस हमने लास्ट क्लास में अपनी कर ली थी, ठीक है भाई। और अब हम मूव करेंगे थ्रू और अक्रॉस की तरफ, ठीक है। हम डिफरेंस जानेंगे प्रेपोजिशन थ्रू और अक्रॉस में क्या डिफरेंस होता है। प्रेपोजिशन आप लोगों का सबसे लेंथी चैप्टर में से एक है, सबसे लेंथी चैप्टर में से एक क्या, सबसे लेंथी चैप्टर है, ठीक है। जो प्रेपोजिशन है वो सबसे लेंथी चैप्टर है, सबसे लंबा यही जाता है। इसमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। अभी तो हम राउंड 1 ही कर रहे हैं, और आपकी 6th क्लास है आज, है ना। फिर हम 6 ये सब राउंड कंप्लीट करेंगे, फिर हम राउंड 2 पे आएंगे। 2 से 3 क्लासेस तो कम से कम उसमें भी लगेंगी। तो लगभग आपका ये जो प्रेपोजिशन है ये 11-12 तक चला जाएगा, ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम डिफरेंस जानेंगे थ्रू और अक्रॉस के बीच में। देखिए, थ्रू पहले हम इसमें से पढ़ेंगे। थ्रू थ्रू को हम कहाँ यूज़ करते हैं, कोई भी स्टूडेंट बताए कहाँ पे यूज़ करते हैं थ्रू को हम। थ्रू का जो पहला यूज़ है उसको यूज़ करते हैं के माध्यम से, जब हम किसी चीज़ के माध्यम से कोई काम कर रहे हो, ठीक है। थ्रू का जो पहला यूज़ है, थ्रू का हम यूज़ कहाँ करते हैं, बाय द मीन्स ऑफ, के माध्यम से, कि मुझे ये चीज़ इसके थ्रू पता चली, ऐसे हम बोलते हैं ना, के माध्यम से मुझे ये चीज़ इसके थ्रू पता चली। के माध्यम से मुझे ये चीज़ इसके थ्रू पता चली, ठीक है। आई केम टू नो दिस थ्रू थ्रू राहुल, आई केम टू नो दिस थ्रू मीडिया, आई केम टू नो दिस थ्रू, जिसके थ्रू भी पता चली। आपने कहा कि मुझे ये बात यहाँ से पता चली, तो बाय द मीन्स, किसी के थ्रू जब का एक काम कोई होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि आई केम टू नो दिस, आई केम टू नो दिस थ्रू मीडिया, आई केम टू नो दिस थ्रू मीडिया रिपोर्ट, मुझे मीडिया के रिपोर्ट के थ्रू ये बात पता चली, है ना। आई केम टू नो दिस थ्रू अ मीडिया रिपोर्ट, मुझे मीडिया रिपोर्ट के, मुझे एक मीडिया रिपोर्ट के ज़रिए इस बात का पता चला, ठीक है। तो के माध्यम से पहला यूज़ जो होता है इसका, के माध्यम से हम इसको यूज़ करते हैं। ये इसका पहला यूज़ हुआ, ठीक है। ये बाय द मीन्स ऑफ क्या है, इसका पहला यूज़ है थ्रू का। फिर ये आप लोगों का जो दूसरा होता है, ये पहला यूज़ हो गया थ्रू का। फिर जो दूसरा यूज़ है थ्रू का, फ्रॉम वन साइड टू, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की जब हम बात करते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की जब हम बात करते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, थ्रू का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की हम बात करते हैं, फ्रॉम वन साइड टू अदर। जैसे देखिए, अब यहाँ पे सवाल ये उठेगा कि एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए हम अक्रॉस का भी यूज़ करते हैं। जैसे आप रिवर के एक छोर से दूसरे छोर पे गए, तो वहाँ पे आप अक्रॉस लगाएंगे, थ्रू नहीं लगाएंगे। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस देखिए ऐसे होता है। इसको डायग्राम की हेल्प से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई चीज़ है, आप इसके बीच से होके ऐसे निकल गए, ठीक है। जैसे टनल का एग्जाम्पल लीजिए कि ये टनल है, टनल पूरी कवर्ड है, और कवर्ड चीज़ के बीच से आप होके निकल गए, तो वहाँ पे मैं कौन सी प्रपोजिशन लगाऊंगी,
थ्रू का यूज करूंगी। ट्रेन इज पासिंग अक्रॉस द टनल नहीं होगा, ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल होगा। तो जब किसी चीज के बीच से होके हम निकल जाते हैं, बेसिकली कवर्ड चीज जो होती है, आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है, जनरली क्या होगी, कवर्ड होगी। तो उस केस के हम क्या करते हैं, जब बीच से होके निकल जाते हैं तो हम preposition थ्रू लगाते हैं। तो जब हम एक तरफ से दूसरी तरफ आ रहे हैं, इस तरीके का डायग्राम आप कुछ बना लेंगे। तो ये कौन सी preposition हो गई आप लोगों की, थ्रू हो गई। एक जगह से दूसरी जगह निकल के आप आ गए। जैसे कि मार्केट है, ठीक है, मार्केट के बीच से आप होते हुए निकल जाते हैं। ठीक है, मार्केट है, मार्केट में इधर भी दुकानें हैं, इधर भी दुकानें हैं, और बीच में से होके आप निकल गए। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि ही वेंट थ्रू द मार्केट। या जो एक बैगर है वो मार्केट से गया, तो बैगर वेंट थ्रू द मार्केट, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे मैंने बोला, द बेगर वेंट थ्रू द मार्केट, भिखारी जो है वो मार्केट से होके चला गया। द बेगर वेंट गया थ्रू द मार्केट। तो जब आप मार्केट के बीच से होके निकल गए, टनल के बीच से होके निकल गए, फॉरेस्ट से निकल गए, जंगल से निकल गए, जंगल में पेड़ ही पेड़ है, इधर भी पेड़ है, इधर भी पेड़ है, पूरा घना जंगल है, उसके बीच से आपने एक रास्ता बनाया और निकल के चले गए। ऐसे केसेस में हम थ्रू का यूज करते हैं। द बेगर वेंट थ्रू द मार्केट। और ध्यान रखना, रिवर का जब केस बनता है, क्योंकि रिवर ना पूरी खुली होती है, ठीक है, रिवर क्या होती है, पूरी खुली होती है। खुली चीज से होके चले जाना, उसके ऊपर से होके चले जाना, तो जनरली हम उस केस में अक्रॉस का यूज करते हैं। थ्रू का यूज जनरली वहां देखा गया है जब आप कवर्ड चीजों से या बंदी सी चीजों से, थोड़ा सा बंद सा एरिया है और उसमें एक पैसेज बनाते हुए आप निकल के चले जाएं। ठीक है, जनरली वहां पे थ्रू का यूज किया जाता है। अक्रॉस खुली चीजों के लिए, जैसे रिवर खुली होती है, आप रिवर में से होके चले गए, तो अक्रॉस द रिवर का आप यूज करेंगे। वो मैं समझाऊंगी अभी, पहले आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। द बैगर वेंट थ्रू द मार्केट। किसी चीज से पास हो जाना, है ना। ठीक है, लिख लिया। चलिए और एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा, कैन यू सी डैश द ग्लास। कैन यू सी डैश द ग्लास। कैन यू सी डैश द मिरर। चलिए बताइए किसमें थ्रू लगेगा और किसमें नहीं लगेगा, ये दोनों में थ्रू आएगा, बताइए। हाँ, टनल वाला एग्जांपल जरूर लिख लेंगे, वो मैं लिखवा दूंगी, वो सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है।
चलिए, तो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैम थ्रू आएगा, पहले वाले में थ्रू आएगा, दूसरे वाले में पता नहीं। चलो भाई देखते हैं, आपको पता है कि पहले वाले में थ्रू आएगा, दूसरे वाले में पता नहीं। तो देखो यहाँ पे आप किस तरीके से चीज़ों को समझेंगे। जैसे ग्लास होता है ना, ग्लास होता है ना, कांच का जो ग्लास होता है उसको समझिए। ग्लास है तो कांच का ही, अगर मेंशन नहीं है तो आप इसको कांच का कंसीडर करेंगे। ठीक है, ग्लास कांच को ही बोलते हैं। तो ग्लास किसको बोलते हैं, कांच को बोलते हैं बेसिकली। तो कह रहे हैं कि क्या आप ग्लास के थ्रू देख सकते हो, कैन यू सी थ्रू द ग्लास। तो अगर आपके सामने ग्लास है मतलब कांच है, कांच की कोई भी चीज भी हो सकती है वो, है ना। तो अगर आपके सामने ग्लास है तो मैं पूछ रही हूँ कि आप तुम ग्लास के आर पार देख सकते हो। तो नजरें आपकी, जो आपकी नजरें हैं वो इस पार से उस पार चली गई उसमें से होते हुए, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे आगे कोई शीशा रख दे, चलो मैं यहाँ पे ग्लास भी रखा है, मैं लेके दिखाती हूँ आपको। या कुछ और कांच भी हो सकता था, इसकी जगह कुछ और कांच भी हो सकता था, कांच का कोई शीशा है या कुछ भी है। ठीक है, जो आर पार जिसमें दिख रहा है। तो ये ग्लास है, ये कांच का ग्लास है। ठीक है, तो ये मैं कह रही हूँ कि कैन यू सी थ्रू द ग्लास, क्या तुम इस ग्लास से देख सकते हो। और मैं इस ग्लास के आर पार अभी देख पा रही हूँ। ठीक है, तो कैन यू सी थ्रू द ग्लास, तो मेरी जो नजरें हैं वो ग्लास के आर पार हो गई। ठीक है, तो वही वाली सिचुएशन बन गई कि ये कोई चीज है, ये ग्लास है, मेरी नजर यहाँ से शुरू हुई यहाँ आ गई, तो मैं ग्लास के इस पार से उस पार देख पा रही हूँ, मैं टनल्स के इस पार से उस पार जा रही हूँ, बीच में से निकल के मेरी नजरें भी ग्लास के बीच से निकल के चली गई। तो देखो, कैन यू सी थ्रू द ग्लास, क्या तुम ग्लास के थ्रू देख सकते हो, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। लेकिन वहीं पर अगर बात आ जाती है मिरर की, तो मिरर जो होता है ना वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता। मिरर जो होता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, आप भी जानते हो। पीछे उसमें एक लेयर होती है, कोटिंग होती है। ठीक है, कोटिंग की वजह से आपको उसके आर पार नहीं दिखता। आप मिरर के आगे खड़े हो, आप शीशे के आगे खड़े हो, तो आपको आर पार थोड़ी ना दिख रहा है, आप उसमें खुद दिखाई दे रहे हो, वो रिफ्लेक्शन हो गया आपका। उसके आर पार तो आप नहीं देख पा रहे हो ना, आपको मिरर के आर पार नहीं दिख रहा है। ठीक है, आप जो हो उसके अंदर देख पा रहे हो, खुद को देख पा रहे हो, आर पार तो नहीं देख पा रहे। पीछे तो कोटिंग है उसके, मिरर के बैक साइड में अगर आप देखोगे तो पूरा लकड़ी का मतलब आप पूरी कोटिंग हो रखी होती है, तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो तो ओपेक है ना। तो ऐसे केस में जब आप आर पार नहीं देख पा रहे हो, तो ऐसे केस में हम मिरर के केस में बेसिकली जब हम मिरर की बात करेंगे तो वहां पे थ्रू प्रपोजिशन ना यूज करके इन का यूज करेंगे। कैन यू सी इन द मिरर, मैं ग्लास की बात कर रही हूँ तो मैं उसके आर पार देख पा रही हूँ, उधर का भी देख पा रही हूँ, जो ग्लास के उस तरफ है मैं उसका भी देख पा रही हूँ। मैंने बीच में कांच लगाया तो मेरे सामने भी कैमरा है। ठीक है, मेरे सामने भी स्क्रीन है, मेरे सामने भी कैमरा है, तो मैं कैमरा भी देख पा रही थी, मैं स्क्रीन भी देख पा रही थी। लेकिन वहीं अगर मेरे सामने अगर मिरर ला के रख दिया जाए तो मुझे पीछे का कुछ भी नहीं दिखेगा, मैं सिर्फ अपने आप को देख पाऊंगी, है ना। तो नजरें उससे आर पार तो नहीं गई ना। तो मिरर के केस में आप हमेशा इनका यूज कीजिए। अगर कोई चीज ट्रांसपेरेंट है तो वहां पे आप ग्लास है या कोई और ट्रांसपेरेंट चीज है तो उसके लिए आप थ्रू का यूज करेंगे। ठीक है भाई, और टनल वाला एग्जांपल तो लिख ही लेंगे। द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। ठीक है, ये तो टनल के लिए जब भी आएगा तो आप पास थ्रू का ही यूज करेंगे। ऑप्शन में क्रॉस भी होता है, ध्यान रखिएगा। ट्रेन इज पासिंग अक्रॉस द टनल, ये ध्यान रखना, क्रॉस नहीं आएगा, थ्रू आएगा। ये तो आप लोगों के एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसलिए आप लोग इससे वाकिफ भी होंगे। तो टनल किसको बोलते हैं, जो गुफा होती है आपकी जहां से ट्रेन पास होके निकल जाती है। ठीक है, पासिंग थ्रू द टनल, ट्रेन टनल से पास होकर चली गई। ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल, पास होके जा रही है ट्रेन। ठीक है, इस तरह के जो सेंटेंस होंगे आप अब इनका ध्यान रखेंगे। चलो फटाफट से कॉपी कर लो जल्दी से। चलिए एक एग्जांपल और लिखते हैं इसका। देखो, ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू द बॉडी। ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, इधर उधर घूमता रहता है। तो ये हमारी बॉडी है, इसके अंदर क्या हो रहा है, ब्लड ऐसे सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। तो वही जैसे टनल के बीच से ट्रेन निकल के चली गई, मार्केट के बीच से बैगर निकल के चला गया, आप उसके आर पार देख सकते हो। तो किसी चीज में से कोई चीज ऐसे आर पार हो रही है ना, उसके अंदर सर्कुलेट कर रहा है, हमारी बॉडी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। तो ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू द बॉडी, तो ये भी आप लिख सकते हैं। सेंटेंस सही होगा। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं जो आपको लिखना है, ये डायग्राम भी जरूर बना लेना।
ठीक है, फिर मैं बताती हूँ अक्रॉस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, और आप यहाँ पे हिंट के लिए लिख भी सकते हैं ये फ्रॉम वन साइड टू अनदर। जब कोई कवर्ड चीज हो, कवर्ड चीज के बीच से आप होके निकल जाए जनरली, तो यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कवर्ड की सेंस में। ठीक है, जनरली कवर्ड के लिए यूज किया जाता है। चलिए, when something is covered। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट आता है आपके पास अक्रॉस। दोनों में देखो क्या डिफरेंस है। थ्रू के लिए जो हमने अभी बनाना मत, ये ठीक है, मैं बता रही हूँ आपको बना के। थ्रू के लिए जो हमने डायग्राम बनाया था ये मत बनाना, ये बना चुके हो आप। तो ऐसे गए थे आप, उसमें कोई कवर्ड चीज थी उसके बीच से होके निकल गए। थ्रू के केस में यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे कोई खुली चीज होगी, जैसे आप मतलब ऐसे होगा कि आप निकल के जा रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे वैसे कोई खुली चीज है। ठीक है, बस व्हेन समथिंग इज नॉट कवर्ड, मतलब जब थ्रू के केस में कोई घनी चीज होगी और उसके बीच में से आप निकल के चले गए, और अक्रॉस के केस में पूरा खुला होगा व्हेन समथिंग इज नॉट कवर्ड, जब चीज कवर्ड ना हो और आप वहां से एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की बात करें। तो वहां भी फ्रॉम वन साइड टू अदर था, यहाँ भी फ्रॉम वन साइड टू अदर होगा, बट डिफरेंस क्या होगा, ये सब कहते हैं ना एक छोर से दूसरे छोर तक, इस तरीके से, लेकिन चीज क्या होगी वहां पे खुली होगी। तो होगा ये भी फ्रॉम वन साइड टू अदर, लेकिन किस तरीके से, जो डायग्राम मैंने उधर बनाया है कुछ ऐसा बना लीजिएगा आप। तो ये अक्रॉस का केस हो गया। जैसे रिवर के केस में देखिए, मैंने बोला कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है वो रिवर के उस तरफ रहती है ना। रिवर के, मैं इस छोर पे रहता हूँ, वो उस छोर पे रहती है। मेरी गर्लफ्रेंड रिवर के उस छोर पे रहती है, ठीक है, उस तरफ रहती है। तो यहाँ पे मैं थ्रू का यूज नहीं करूंगी, ठीक है, यहाँ पे मैं क्रॉस का यूज करूंगी रिवर के लिए। तो रिवर के केस में ध्यान रखना है क्रॉस का यूज किया जाता है। तो माई गर्लफ्रेंड लिव्स अक्रॉस द रिवर, इस तरीके से आप यूज करेंगे। एग्जाम्पल लिखिए। गर्लफ्रेंड को ना डक डायमंड भी कहते हैं, डक डायमंड। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है, स्पोकन में हम लोग यूज करते हैं। माई डक डायमंड लिव्स अक्रॉस द रिवर, रिवर के उस तरफ रहती है। तो आपने आपने यहाँ पे किसका यूज किया, अक्रॉस का यूज किया, थ्रू नहीं आएगा इस केस में। जैसे ब्रिज जो होता है ना, ब्रिज बिल्कुल देखो ऐसे ही होता है, रिवर हो गई खुली और ये ब्रिज हो गया। ठीक है, खुली चीज के ऊपर ब्रिज बना दिया गया, इस छोर से उस छोर तक, रिवर के इस किनारे से उस किनारे तक ब्रिज बना दिया गया। अगर आपको रिवर को क्रॉस करना है तो ब्रिज के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह ब्रिज के केस में भी, जब ब्रिज और रिवर का केस होगा उसमें भी आप अक्रॉस का ही यूज करेंगे। तो ब्रिज इज ओवर द ब्रिज इज अक्रॉस द रिवर बोलेंगे, द ब्रिज इज थ्रू द रिवर नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से द ब्रिज इज अक्रॉस द रिवर। ठीक है, द ब्रिजेस अक्रॉस द रिवर, ये तो आपका ऑन अपोजिट साइड के लिए हो गया। ठीक है, दोनों सेंस में यूज होता है क्रॉस का। जैसे ये वाला सेंस क्या आ रहा है कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो रिवर के उस तरफ रहती है, उस तरफ। तो ऑन द अपोजिट साइड के लिए भी उस तरफ रहती है, ऑन द अपोजिट साइड के लिए भी हम अक्रॉस का यूज करते हैं। और एक छोर से दूसरे छोर के लिए भी अक्रॉस का यूज करते हैं। जैसे ब्रिज हो गया, इस छोर से उस छोर तक बना हुआ है, तो ब्रिज इज अक्रॉस द रिवर, मतलब यहाँ से लेके वहां तक ब्रिज है, अक्रॉस द रिवर। तो ये है आपका अपोजिट सेंस में। ठीक है, चलो एक अगर आपने नहीं लिखा तो इस वाले पॉइंट को यहाँ से हटा के, अगर नहीं लिख दिया तो कोई बात नहीं, दोनों में एक साथ मर्ज कर दूंगी। ये चलो आपने लिख लिया होगा, लिखा रहने दो इसको, मैं यहीं ऐड कर देती हूँ। आपने ये लिख लिया ना, फ्रॉम वन साइड टू अदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पहला यूज तो अक्रॉस का ये हो गया, इसको ए पॉइंट बना लेना बस। और दूसरा यूज है ऑन अपोजिट साइड, अपोजिट साइड के लिए भी अक्रॉस का यूज किया जाता है। ऑन अपोजिट साइड, जैसे मैंने ये बताया, ये अपोजिट साइड का एग्जांपल हो गया कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो रिवर के उस तरफ रहती है, अपोजिट साइड रहती है। जैसे आप कहने लग जाओगे उसका जो घर है ना वो रिवर के उस तरफ है, हिज हाउस इज अक्रॉस द रिवर, उसका घर रिवर के उस तरफ है। तो अपोजिट साइड के लिए भी हम अक्रॉस का यूज करते हैं। तो दोनों पॉइंट्स मैंने एक साथ लिख दिया, दोनों के एग्जाम्पल्स भी एक साथ आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैंने बोला जैसे हिज हाउस इज अक्रॉस द रिवर, मतलब रिवर के उस तरफ है, अपोजिट साइड में है, अक्रॉस द रिवर। तो ये देखो अब क्रॉस लगाया ऑन द अपोजिट साइड के लिए, तो सही है।
और एक छोर से उस छोर के लिए जब आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि द ब्रिज इज अक्रॉस द रिवर, तो वो भी आप बोल सकते हैं। ये हो गया एक तरफ से उस तरफ। द ब्रिज इज डैश द रिवर, अगर आपके पास ये आता है तो आपको एक ऑप्शन में थ्रू भी मिलेगा। ठीक है, आपको एक ऑप्शन में थ्रू भी मिलेगा, तो ध्यान रखना थ्रू नहीं आएगा, क्या आएगा, अक्रॉस आएगा। ये चीज ध्यान रखोगे। ठीक है, थ्रू नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे, अक्रॉस लगाओगे। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर होती है और उसको टच ना कर रही हो, तो उस केस में हम प्रेपोजिशन ओवर भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे रिवर, रिवर के ऊपर ब्रिज हो गया। जैसे मैंने बोला था कि मेरे ऊपर पंखा हो गया, है ना, मैंने बोला था मेरे ऊपर स्काई हो गया, मेरे ऊपर हैट हो गई, तो ऐसे ब्रिज भी तो हो गया रिवर के ऊपर। ऐसे ब्रिज भी तो रिवर के ऊपर हो गए, जब कोई चीज किस चीज के ऊपर हो, उसको टच ना कर रही हो भाई, रिवर, ये रिवर हो गई। ठीक है, और यहाँ ब्रिज शुरू हुआ है और ऐसे पूरा का पूरा उस तरफ रिवर के चला गया, तो रिवर के ऊपर है, तो वहां पे ओवर प्रेपोजिशन भी तो आ सकती है, तो बिल्कुल आ सकती है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि ओवर भी ऑप्शन में है और एक क्रॉस भी ऑप्शन में है। ठीक है, ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि दोनों ऑप्शन में है, क्योंकि दोनों सही है, तो दोनों एक साथ वो ऑप्शन में नहीं देगा। ये तो क्रॉस देगा, ये ओवर देगा, इनके साथ कुछ और ऑप्शन डालेगा, जैसे थ्रू डाल दिया, है ना, ये कुछ और डाल दिया, ओन डाल दिया। ओन आपको पता है कि नहीं हो सकता, ओन तो तब यूज करता है जब किसी चीज के ऊपर कोई चीज हो, रखी हुई हो। तो यहाँ पे अक्रॉस भी सही है और यहाँ पे ओवर भी सही है, दोनों सही हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं आएंगे, टेंशन मत लेना। अगर आपके पास आता है द ब्रिज इज ओवर द रिवर, तो आप नो एरर मार्क करेंगे। अगर एरर में आता है तो द ब्रिज इज अक्रॉस द रिवर, तब भी आप नो एरर मार्क करेंगे, दोनों ही सही है क्योंकि। ठीक है, और दोनों ऑप्शंस में से ऐसा हो सकता है कि कभी आपको ऐसा ऐसा चांस पड़ जाए कि अक्रॉस ऑप्शन में ही ना हो और ओवर ऑप्शन में है, तो आप ओवर फिल कर देंगे वहां पे। ठीक है, तो दोनों सही माने जाएंगे। ठीक है भाई। अब जैसे तैरने के लिए मैं बोलूंगा, अगर गंगा में आप तैरे, तो आप गंगा में तैर रहे हो, खुली है रिवर पूरी, और उसकी तरफ आप एक तरफ से उस तरफ तक तैर रहे हो, एक तैरते जा रहे हो उसमें, है ना। तो स्विमिंग के लिए भी आप अक्रॉस का यूज करेंगे। रिवर के केस में ना कुछ भी हो, आप अक्रॉस ही जनरली लगाते हैं। तो मैंने बोला ही स्वैम, पास्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ, ही स्वैम डैश द गंगा। तो यहाँ पे क्या फिल कर देंगे आप, अक्रॉस। ओके। जल्दी से कीजिए इसको कॉपी, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए, तो ये थ्रू हो गया, क्रॉस हो गया। अब नेक्स्ट प्रेपोजिशन है हमारे पास ऑफ, और डबल एफ ऑफ, ठीक है, और डबल एफ ऑफ। देखिए, ऑफ का यूज हम कहाँ करते हैं, जब हम किसी अलगाव की बात कर रहे हो, सेपरेशन की बात कर रहे हो, ठीक है। जब हम सेपरेशन की बात कर रहे हो, किसी चीज में, किसी चीज को अलग होने की सेंस में दिखाने की कोशिश कर रहे हो, अलग होने की दो चीजों की बात कर रहे हो, तो वहां पे हम ऑफ का यूज करते हैं। डिस्टेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो हम वहां पे ऑफ का यूज करते हैं। तो मैंने क्या बोला कि हम क्या दिखा रहे हो, ऑफ के केस में क्या दिखाएंगे, सेपरेशन दिखाएंगे, डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे वहां पे हम, चीज़ों को अलग होता हुआ दिखाएंगे, तो वहां पे हम क्या यूज़ करेंगे, ऑफ का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि इसको एग्जाम्पल से ही आप समझ पाएंगे। मैंने बोला कि जो मैन है, कोई भी इंसान है, फेल ऑफ द लेडर, सीढ़ी से गिर गया, ठीक है। लेडर क्या होती है, सीढ़ी होती है, ठीक है, जो सीढ़ी होती है ना जिस पर चढ़ते हो आप, उसको बोलते हैं। द मैन फेल ऑफ द लेडर, मैन क्या हुआ, सीढ़ी से गिर गया। तो जब वो सीढ़ी से गिर गया तो सीढ़ी से सेपरेट हो गया, अलगाव नजर आ रहा है, सेपरेशन दिखाया जा रहा है कि वो सीढ़ी से गिरने के बाद सीढ़ी से अलग हो गया, ठीक है, तो वहां पे सेपरेशन दिखाया गया। तो द मैन फेल ऑफ द लेडर सेंटेंस सही है, क्योंकि आपने यहाँ पे सेपरेशन दिखाया, उसके लिए आपने यहाँ पे क्या यूज किया, ऑफ का यूज किया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब मान लो मैंने बोला कि वो बिल्डिंग से कूद गया, ठीक है, वो बिल्डिंग से कूद गया, ही जम्प्ड ऑफ द बिल्डिंग, ही जम्प्ड ऑफ द बिल्डिंग, वो बिल्डिंग से कूद गया, ही जम्प्ड ऑफ द बिल्डिंग। अब जैसे वो बिल्डिंग से कूदा तो बिल्डिंग से अलग हो गया, भाई पहले बिल्डिंग पे खड़ा था, और फिर जैसे ही वो बिल्डिंग से कूदा तो बिल्डिंग से अलगाव नजर आ रहा है, ठीक है। जो बुक है वो टेबल से गिर गई, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, मैंने बोला जो बुक है वो टेबल से गिर गई, पहले बुक कहाँ रखी हुई थी, टेबल पे रखी हुई थी, अचानक से गिर गई तो सेपरेशन हो गया, द बुक फेल ऑफ द टेबल, द बुक फेल ऑफ द टेबल। तो बुक जो है वो टेबल से गिर गई, जैसे ही वो टेबल से गिरी तो क्या हो गया, अलगाव नजर आ गया, एकदम से बुक उससे अलग हो गई, ठीक है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं, जैसे मान लो मैं कह रही हूँ कि अब वो एक हो गए हैं, तो दे आर एंगेज्ड नाउ, है ना, बोलते हैं ना, दे आर एंगेज नाउ। अब वो एंगेज हो गए, मतलब उनकी एंगेजमेंट हो गई है, वो एक दूसरे में शामिल हो गए हैं, मतलब एक दूसरे से बंध गए हैं, दे आर एंगेज नाउ। वहीं पर अगर मुझे कहना हो कि वो अब अलग हो गए हैं, ठीक है, वो अगर मुझे उसका उल्टा बोलना है, अगर मैं कह रही हूँ कि वो अब एक हो गए हैं तो मैं बोलूंगी दे आर एंगेज नाउ, और अगर मुझे कहना है कि वो अलग हो गए हैं तो मैं क्या बोलूंगी, दे आर ऑफ एंगेज नाउ, ठीक है। इसमें अगर मैं ऑफ लगा दूंगी तो उसका उल्टा हो जाएगा कि वो अब अलग हो गए हैं, दे आर ऑफ एंगेज्ड नाउ, मतलब वो अब अलग हो गए हैं, ठीक है। ऑफ एंगेज का मतलब क्या हो गया, कि वो क्या हो गए हैं, अलग हो गए हैं। दे आर ऑफ एंगेज नाउ मतलब अब वो एक दूसरे के साथ नहीं है, वो क्या हो गए हैं, अलग हो गए हैं, लिख लेना, अलग हो गए, वो अब अलग हो गए, ठीक है। तो जम्प्ड आ गया, कूदना, गिरना, इन सब के साथ हम ऑफ लगा सकते हैं, जो क्या दिखाएगा, हमें सेपरेशन दिखाएगा। जल्दी से कॉपी कीजिए।
और दूसरा ऑफ का मीनिंग तो आप जानते हैं कि छुट्टी के लिए लेते हैं, कहते हैं ना मैंने 2 दिन का ऑफ लिया है, मैंने 1 दिन का ऑफ ले लिया है। तुम 1 दिन की छुट्टी क्यों नहीं ले लेते? वाई डोंट यू टेक अ डे ऑफ टुडे? ठीक है, तुम आज 1 दिन की छुट्टी ले लो। वाई डोंट यू टेक अ हाफ डे ऑफ टुडे? आज तुम आधे दिन की छुट्टी ले लो। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं कि भाई तुम आधे दिन की छुट्टी ले लो, तो ऑफ को छुट्टी के लिए यूज़ करते हैं, वो तो आप जानते हैं। तो एक एग्जांपल उसका भी लिख लेंगे कि भाई 2 दिन का ऑफ, 3 दिन का ऑफ। हम बोलते हैं ना कि भाई 2 दिन का ऑफ ले लिया, 3 दिन की छुट्टी है, 2 डेज का ऑफ है स्कूल का, तो वो तो आप बोलते हैं, वो नॉर्मल सेंस, वो दूसरे सेंस में हो गया फिर। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, ऑफ वो भी देखो कहीं ना कहीं सेपरेशन दिखा रहा है कि आप किसी काम को रोज कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, और आप लोगों ने वहां से क्या कर ली, छुट्टी ले ली। ठीक है, 2 दिन का ऑफ ले लिया मतलब आप वहां पे नहीं जाओगे, तो वहां भी कहीं ना कहीं सेपरेशन हो रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस में भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ गिरने के और कूदने के लिए ही नहीं, वो भी एक तरीके से सेपरेशन ही है। तो जब आप बोलते हैं कि छुट्टी ले ली, 2 दिन का ऑफ ले लिया, तो मैंने बोला जैसे मैं कहती हूँ कि तुम 2 दिन की छुट्टी नहीं ले लेते? वाई डू यू नॉट वाई डू यू नॉट टेक अ हाफ डे ऑफ टुडे? तुम आज आधे दिन की छुट्टी क्यों नहीं ले लेते? ठीक है, तुम आज आधे दिन की छुट्टी क्यों नहीं ले लेते? आधे दिन की छुट्टी ले लो आज। इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं आप ऑफ का। यहाँ पे ऑफ का मतलब छुट्टी से है, मतलब आपने ब्रेक ले लिया। ठीक है, वाई डू यू नॉट टेक अ हाफ डे ऑफ टुडे? इसको डोंट यू भी लिख सकते हैं। मैंने बताया ना कि देखो जनरली जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो क्या होता है, पहले हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाई, फिर सब्जेक्ट लगाया, फिर नॉट लगाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको नोट को बाहर निकाल के लाएंगे ना, अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहेंगे, मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था कि अगर आप इसको बाहर लिखना चाहते हैं तो फिर इसको ऐसे नहीं लिख सकते, वाई डू नॉट यू टेक, ऐसे नहीं लिख पाएंगे आप इसको, वाई डू नॉट यू। अगर आपको नॉट को बाहर निकाल के लाना है तो फिर इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो अगर यहाँ पे डोंट आपको लिखना होगा, अगर आपको नोट लेके आना है, या तो अगर पूरा नोट लिखना है तो फिर उसको सब्जेक्ट के बाद लिखो, और अगर पहले लेके आना है तो फिर उसकी शॉर्ट फॉर्म कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे वाई डोंट यू टेक ऐसे भी आप बोल सकते हैं, वाई डोंट यू टेक अ हाफ डे ऑफ टुडे? तुम आधे दिन की छुट्टी क्यों नहीं ले लेते आज? ठीक है ना, 2 तरीके से आप इसको लिख सकते हो। जब हम नोट को बाहर निकाल के लाते हैं ना, सब्जेक्ट से पहले अगर आप नोट भी निकाल के ला रहे हो, तो फिर वो उस केस में शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा जाएगा। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अभी प्रेपोजिशन राउंड 1 के कुछ पॉइंट्स और भी बचे बचे हैं आप लोगों के, जो डिस्कस करने हैं अभी प्रेपोजिशन राउंड 1 के। ठीक है, और पॉइंट्स भी हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, तो उनको हम अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स से मैं ये भी कहूँगी कि यहाँ पर आप क्लासेस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यूट्यूब की क्लासेस भी अटेंड करते रहिए, वहाँ आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहेगी। यहाँ आप लोग चैप्टर वाइज पढ़ते हैं, वहाँ आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो वहाँ की क्लासेस को बिल्कुल इग्नोर करके चले, क्योंकि वहाँ आपकी ज़बरदस्त प्रैक्टिस हो सकती है, एक अच्छी प्रैक्टिस आप वहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ से पढ़ते जाइए, प्रैक्टिस वहाँ करते जाइए। ठीक है, चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। प्रेपोजिशन को आगे बढ़ाएंगे और फिर उसके बाद राउंड 2 शुरू करेंगे। कल ही राउंड 2 स्टार्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि कल फिर 2 सेशंस लगेंगे प्रेपोजिशन के। तो पहले सेशन में अगर हमारा राउंड 1 कंप्लीट हो जाता है, वो क्या मतलब प्रेपोजिशन 7 में अगर हमारा राउंड 1 कंप्लीट हो जाता है, तो फिर प्रेपोजिशन 8 में हम अपना राउंड 2 स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, राउंड 2 पढ़ने में आपको और मजा आएगा। सभी स्टूडेंट्स जरूर अटेंड कीजिएगा क्लास को। फिर मैं आप लोगों को फिक्स प्रेपोजिशन की शीट भी प्रोवाइड कराऊंगी, जिसमें से कि आप लोगों को फिक्स प्रेपोजिशन याद करनी होंगी, जो याद करनी ही पड़ेंगे, ज़रूरी है। ठीक है, तो वो फिक्स प्रेपोजिशन की शीट भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। टेक केयर ऑफ योर सेल्स, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। बाय बाय।